Hello students, this is Shivam Poddar, your mathematics teacher. We have talked about relation functions and inverse trigonometric functions so far. हम लोगों ने NCERT के 2 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आपने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा, अच्छे से उसे सॉल्व किया होगा. Make sure you have made your notes. Okay. So today we will talk about a new mathematical object, or we can say that new mathematical structure. And ये न्यू मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है क्या, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे. जस्ट रिमेंबर अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. आई होप आपको याद हो अच्छे से. ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं जैसे से बताऊंगा आपको याद आ जाएगा. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हमने क्लास 10th में पढ़ा है. व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक इन क्लास 10th, वी हैव स्टडीड दैट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is a form of linear equations in linear equation in 2 variables, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is another linear equation in 2 variables. And if we talk about these pair of linear equation, then we say that this is a system of linear equations in 2 variables. है ना, इसे हम system of linear equation कहते थे. Okay. फिर हम लोग बात करते थे कि ये system of linear equations का solution क्या है ना. बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, बस फटाफट से इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, विद द सिस्टम हैव अ सॉल्यूशन और नॉट. तो कुछ कंडीशंस होती थी, कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस. ओके, द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन वाज a1 by a2 is not equal to, must not equal to b1 by b2. कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस वाज a1 by a2 is equal to b1 by b2 must equal to c1 by c2, and condition for no solution was this. And if the system is consistent, है ना, consistent मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन हो, inconsistent मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन ना हो. If the system is consistent, that means if the system has a solution, has a unique solution, then how we will get that solution. And the formula was x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon something, y is equal to something. ये फॉर्मूला कहां से आता था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना. ठीक है, हम लोग इन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड्स भी पढ़ते थे. आई होप यू रिमेंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाज देयर. बट द पॉइंट इज कि 10th में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया गया ओनली इन 2 वेरिएबल्स. वी हैव नॉट questioned about a system of linear equations in 3 variable or 4 variables or so on. What will happen if we deal with a system of linear equation that has 10 variables? I mean, you know what I'm trying to say. अगर हमारे पास सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, अगर 2 वेरिएबल्स हम 3 वेरिएबल्स में चले जाएं, if we have system in 3 variables x, y and z, or if we have a system with 10 variables, okay, then how we will deal that system? How we will find the system, whether the system is consistent or inconsistent, whether the system has a solution or not, and if the system has solution, then how we will get that solution. यहाँ पर तो मेथड था, फॉर्मूला था, सारी डेरिवेशन भी कराएंगे. एंड एक्चुअली 10th में ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, है ना. ये कंडीशंस लर्न करना, हमेशा ये मिक्स हो जाती थी, और ये फॉर्मूला याद रखना, दिमाग बैठाना, फिर प्रैक्टिस करना. आप अगर ध्यान दें तो सिर्फ 2 वेरिएबल का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है. ये कंडीशन उसके सॉल्वेबिलिटी की, और अगर सॉल्वेबल है तो सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से आएगा. 2 वेरिएबल का सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है. तो मैथमेटिशियन ने सोचा अगर हम 3 वेरिएबल्स पर काम भी करते हैं तो वो सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. उसकी कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी और उसका सॉल्यूशन तो सब और कॉम्प्लेक्स आएंगे. और जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी. ओके, अब मैथमेटिशियंस के पास, और याद रखिए इन सब चीजों की नीड होती है, ये सब चीजें जरूरी होती है. ये नहीं कि सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स की जरूरत ही क्यों है. हर जगह है, साइंस में जरूरत है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है. ओके, इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स तो सिर्फ एक रास्ता देती है, मैथमेटिक्स तो टूल होती है ताकि उन चीजों का, अगर मैथमेटिक्स इन टूल्स को ना दे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी साइंस की फील्ड अपना काम ही नहीं कर पाएंगी. खैर, द पॉइंट इज कि if we have a system with 10 variables or n variables, then how we will deal that system.
Then mathematician thought a unique point here. In this case, someone has observed a very unique and innovative point that whatever the condition for solution is, or whatever the solution is, the condition for solution and the conditions for solution and the solution itself does not depends on x and y. Whatever the condition is, whatever the solution is, it only depends on a1, a2, b1, b2, c1, c2. I mean, whatever is written over here is about a1, b1, a2, b2, c1, c2, you know. That means the solution of the system is only related with these coefficients. सिस्टम के सॉल्यूशन का सिर्फ इनसे लेना देना है. ये कोफिशिएंट्स ही मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये सिस्टम कैसा होगा. कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये कोफिशिएंट्स डिसाइड कर रहा है. तो मैथमेटिशियंस ने कहा कि भाई हमें पूरा सिस्टम स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या स्टडी करना है, इन कोफिशिएंट्स को स्टडी करना है. सिर्फ इन कोफिशिएंट्स को स्टडी करना है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया. Okay. The same thing is written here. Nothing is changed. वेरिएबल जब कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे थे तो वेरिएबल्स का काम क्या था? इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, उसको हटा दीजिए. Whatever the condition for solution was, or whatever the solution was, it only depends on these coefficients. तो मैथमेटिशियंस ने सिर्फ उन कोफिशिएंट्स को लेकर के एक नया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया. यार हमें सिस्टम को सॉल्व करने के लिए या उसकी सॉल्वेबिलिटी देखने के लिए पूरे सिस्टम में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, आप एक बार कोई ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे, या आपने से कोई रैंडम क्वेश्चन लीजिए और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए और आप देखेंगे कि एक्स वाई जो भी वेरिएबल हमारा वो एज इट इज जहां रहता था वहीं पड़ा रहता था. जब हम इक्वेशंस को ऐड करते थे, जब हम मल्टीप्लाई करते थे, जब सब्ट्रैक्ट करते थे, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते. एक्स वाई तो जैसे तैसे वहीं रहता था. वेरिएबल्स कभी इधर उधर नहीं होते थे. तो वेरिएबल्स का कोई काम ही नहीं है एक्चुअली. What decides in a system whether the system is consistent or not, what will be the solution of the system is the coefficients involved in the system, and the coefficients are a1, a2, b1, b2 and c1, c2. तो मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार हमको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसी नेटवर्क को पढ़ना है, इसी स्ट्रक्चर को पढ़ना है. यही बता देंगे, यही मिलकर के बता देंगे कि सिस्टम कैसा होना है, सॉल्वेबल होना है, सॉल्वेबल नहीं होना है, सॉल्वेबल अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, है ना. सब यही बता देंगे. तो इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का उन्होंने नाम दिया मैट्रिक्स. व्हाट? मैट्रिक्स. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. और जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आप एक मैथ्स में एक पेपर पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आता है लीनियर अलजेब्रा, उसमें आपको ये मिलेगा एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक. लेकिन मेक श्योर कि आपकी 12th वाला ये जो मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो. खैर, ओके. सो मैट्रिक्स किस तरीके से, सर ये ऑब्जेक्ट का करेंगे क्या, ये किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा, किस तरीके से कंडीशन देगा सिस्टम की, वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, किस तरीके से हमें सिस्टम का सॉल्यूशन देगा. जैसे है ना, 2 वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन था ना, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ हमने लिखी हुई थी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो 3 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए, 10 वेरिएबल्स के लिए ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, ये सब हम पढ़ेंगे. वैसे हमारे सिलेबस में
3 वेरिएबल का ही सिस्टम है, बट अगर हम 3 वेरिएबल के सिस्टम को समझ जाएंगे तो हम आगे भी उसे एक्सटेंड कर पाएंगे, जनरलाइज कर पाएंगे। ओके, तो ये मैट्रिक्स किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग अब चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था कि ये चीज, ये बला है क्या, है। अब हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का हम करना क्या है हमें, ये हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, क्योंकि एक नया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स में है ना आया है, और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका नेचर कैसा है, इन सब चीजों पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये किस तरीके से सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो we'll talk about matrix. A matrix is a rectangular array of नंबर्स देखिए, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सिंबल्स, या सिंबल्स की बात अभी नहीं करते हैं। एक्सप्रेशंस मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। Okay, so a matrix is a rectangular array of numbers or expressions with some rows and ऐसे लिखिए, arranged in some rows and columns. Okay. एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है नंबर्स का और एक्सप्रेशंस का, जिसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। दिस इज अ मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे है, इसकी कॉलम्स देखिए, कॉलम्स कितने इसमें 1 and 2 कॉलम्स हैं, एंड हाउ मेनी रोज आर देयर, देयर आर 3 रोज, है ना। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल तो है नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं एक और बढ़ा दूं 5 - 3 6, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। सो बट जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे होता है ना। मेक श्योर कि आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर को एक बार अपनी लैंग्वेज में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी से पढ़ा जरूर हो, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल की बात हो गई। आई होप आपको इतना तो वेल इंट्रोड्यूस्ड है आप मैट्रिक्स से। ओके, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन की मैट्रिक्स की, कि ये तो हो गया सर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, ओके, और एक्सप्रेशंस विद अरेंज्ड इन सम रोज एंड कॉलम्स। लुक हियर, ओके, पे अटेंशन। If a matrix having n rows and n columns, then we say that its size or order or dimension is m by n.
है ये मल्टीप्लाई करते नहीं है। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स में रोज कितनी है, देखिए 1 row and 2 rows, 2 rows हैं, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3 कॉलम्स। ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये बस लिखने का तरीका है, ओके। और इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है 2/3, 2/3। दिस मैट्रिक्स इज the size of this matrix can be said as 2/3, the order of this matrix can be said as 2/3, or the dimension of this matrix can be said as 2/3। कहीं बहुत सारे राइटर्स साइज वर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे राइटर्स ऑर्डर या डायमेंशन वर्ड भी यूज करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऑर्डर पूछा जाए, डायमेंशन पूछा जाए, तो सबका मतलब यही है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखते हैं बाई फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा नहीं कि पहले नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिया फिर नंबर ऑफ रोज लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड है, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज। जब भी हमको ऑर्डर बताना हो या साइज या डायमेंशन बताना हो मैट्रिक्स का, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे नंबर ऑफ रोज बाई, इसको बाई पढ़ेंगे, एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, next is matrix is denoted by capital letter of English alphabet। हमेशा ये बात आपको, जैसे सेट्स को हम लोग हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, डिनोट करते थे, उसी तरीके से मैट्रिक्स को भी हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज A11 X लिख देता हूं इसको। This is the matrix X and the order of this matrix is, number of rows कितनी है 3, number of columns कितने हैं 3, that is order of this matrix will be 3/3, है ना। ओके, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है, ये जो A11, यहाँ जो फर्स्ट वन है ये रोज बताता है, और ये सेकंड वन जो है वो कॉलम बताता है। मतलब ये पहले रो के पहले कॉलम की एंट्री है। दिस इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस वन इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये कौन सी रो है, थर्ड, और ये कौन सा कॉलम है, सेकंड। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये A32 लिखा हुआ है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, second row and first column, A21, this is the entry of second row and first column, okay। इसको in short ऐसे भी लिखा जाता है, A I J, ये बस लिखने का तरीका है, ठीक है। ये एंट्रीज हैं और ये I रोज को बताएगा और ये J कॉलम्स को बताएगा, ठीक है। वेयर I और J की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। यार ये समझ में आ रहा है ना। एक ही बात है, बस लिखने का तरीका आप ऐसे लिखें या इन शॉर्ट ऐसे लिखें, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है। रीजन, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। कहीं पर भी अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है,
ये किसी मैट्रिक्स का है ना रिप्रेजेंटेशन है, किसी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है ये। ओके, तो आई होप हम लोगों ने हर छोटी छोटी बात देख ली है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर क्या है, किस है ना, हमेशा इंग्लिश लेटर के कैपिटल अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एंट्रीज किस तरीके से डिसाइड हो रही हैं। एवरीथिंग इज डन आई होप। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, बड़े सिंपल से हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब हुआ? द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, है ना, उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। हुज एंट्रीज आर गिवन बाय, मैट्रिक्स की एंट्रीज इस एक्सप्रेशन से निकाल रहे हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन से। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये आई जे है, और यहाँ आई जे बता रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर। आई को मैक्सिमम आप कहां तक लेकर के जाएंगे? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 3 तक। और नंबर ऑफ जे की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, तो जे की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 2 तक। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा 3/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा? देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा, A11, A12, A 13, A21, A22, A32, sorry 23, है ना? सही, ये तो मिस्टेक हो गई। लेट मी स्टार्ट अगेन। A11, A फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। अब देखिए थर्ड कॉलम आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉलम मैक्सिमम कितने जाने हैं? 2 ही तो जाने। A21, A22, बस कॉलम 2 ही जाने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी? 3 है। A31 एंड A32, ये है 3, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इस तरीके का मैट्रिक्स बनाना है हमें। अब हमको A11 की वैल्यू चाहिए, A12 की वैल्यू चाहिए, A21, ये सारी एंट्रीज अगर मिल जाए तो मैं मैट्रिक्स बना लूंगा। बड़ा सिंपल सा काम है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप एग्जाम में चाहे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 1, यहाँ आई की वैल्यू क्या है? 1, और जे की भी वैल्यू क्या है? 1। देन 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2 क्या आ जाएगा? 2। 1 2, 1 × 3, 3 स्क्वायर 9, 9/2। 2 1, 2 × 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9/2। 2 2, 2 × 2 4, 4 स्क्वायर 16, 16/2 is 8। 3 1, 4, 4 स्क्वायर 16, 16/2। 3 2, 5, 5 स्क्वायर 25, 25/2। दिस इज आवर मैट्रिक्स, है ना। ये एंट्रीज कहां से आई है? ये एंट्रीज इस एक्सप्रेशन से आई है, जो हमें फॉर्मूला दिया गया था ना, इससे आई है। ओके, और आई और जे की वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट की गई? हमने पहले देखा कि मैट्रिक्स किस तरह का बनेगा। आई की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 3 तक। जे की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 2 तक। इस तरीके से हमने सारी एंट्रीज निकाली और फिलअप कर दिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आए एग्जाम में या आपको एक्सरसाइज में मिले तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके,
Now I'll talk about equality of matrices. क्या दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, और अगर हाँ तो किस कंडीशन में, कब हम कहेंगे कि हाँ ये मैट्रिक्स इक्वल है, मैट्रिसेस इक्वल है. सो टू और मोर, एक ही बात है, मैट्रिसेस will be equal if and only if they have same order. सेम ऑर्डर का मतलब दोनों मैट्रिसेस में या जितने भी मैट्रिसेस में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, है ना. अगर पहला मैट्रिक्स 3/2 का है तो दूसरा भी 3/2 का होना चाहिए, तीसरा भी 3/2 का होना चाहिए, एंड सो ऑन. ओके. And second point is their corresponding entries must be equal. उनकी corresponding entries जो है वो equal होनी चाहिए. I'm sorry. अब corresponding entries equal होने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए. जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखिए ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है. फर्स्ट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम एंट्रीज है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5. ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है ना. देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल. बहुत जरूरी है. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन वी विल से दैट द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल. आई होप आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हम लोग किस, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं या किस तरह के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से डील करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों है ना. किसी ऐसे सिस्टम को डील करने के लिए, किसी ऐसे लीनियर सिस्टम को डील करने के लिए दैट हैव मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ओके. और हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी अभी तक. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की. ठीक है. इन बातों को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, खूब पढ़ाई कीजिए.